हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आज की वीडियो में जैसा आप लोग जानते हैं जो यूपी टेट का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम में आप लोग देखते हैं पर्यावरण अध्ययन, उसी को आज हम कवर करेंगे। और पर्यावरण अध्ययन का आज वीडियो का पहला जो पाठ है जो कि पर्यावरण है, इसको हम कवर करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम पर्यावरण के घटक में जैविक और अजैविक घटक को देखेंगे, वायुमंडल में प्रमुख गैसों को देखेंगे और पर्यावरण के क्षेत्र में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल को कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा आपसे कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते एकदम आसान भाषा से हम सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक आपका पॉइंट सबसे ऊपर देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण को क्या बोलते हैं तो इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको याद रखते रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण का संधि विच्छेद, याद रखेंगे। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है अगर कोई पूछे तो आप याद रखेंगे परिधन के आवरण में टूटता है। किस में टूटता है दोस्तों तो याद रखेंगे परिधन के आवरण में टूटता है। और इसको क्या बोलते हैं, परि का मतलब क्या होता है दोस्तों, परि का मतलब होता है चारों तरफ से। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है चारों तरफ से। और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए या कवर इसको बोलते हैं, घेरे हुए या इसी को बोलते हैं दोस्तों कवर। तो याद रखेंगे पर्यावरण यही होता है। पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होता है परिधन के आवरण, अर्थात जहाँ पे हम दोस्तों रहते हैं, जिस जगह पे जिस समाज में हम रहते हैं उसको हमको जो चारों तरफ से घेरे हुए है ना, वही है पर्यावरण। चाहे आपका निर्जीव वस्तु हो, चाहे आपका सजीव वस्तु हो, चाहे आपका पेड़ पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे आपका गैसें हो, ये सब क्या है दोस्तों पर्यावरण के घटक हैं या पर्यावरण के हिस्सा हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पर्यावरण क्या है तो आप इसको तोड़कर बताएंगे कि इसको परिधन आवरण में तोड़ते हैं। और परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब घेरे हुए। जो किसी मनुष्य को या समुदाय को चारों तरफ से घेरे हुए है वही उसका क्या है दोस्तों पर्यावरण है। आगे देखेंगे पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आपको बता ही दिया कि पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे। और जो आपका ये इन्वायरमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो याद रखेंगे इसकी उत्पत्ति यह फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। याद रखेंगे दोस्तों यह किस भाषा का शब्द है तो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है और जिसकी उत्पत्ति हुई है एनवायरोनेट से। याद रखेंगे एनवायरोनेट से हुई है इसकी उत्पत्ति, इस बात को याद रखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों तो जिसका अर्थ होता है पड़ोस, मतलब कि जो हमारे आस पड़ोस की वस्तुएं हैं वही हमारा क्या है इन्वायरमेंट है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे किसी जगह पे आप हैं, वहाँ पे कुछ गैसें पाई जाती हैं, वहाँ पे कुछ सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और तमाम घटक निर्जीव सजीव, जैसे कि आपका पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, जितनी भी कुछ चीज़ें आप लोग देखते हैं सभी क्या है दोस्तों तो ये सभी आपके पर्यावरण के घटक हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। अगर पर्यावरण की परिभाषा के बारे में आप बात करेंगे तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम घिरे हुए हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वह पर्यावरण कहलाता है। मैंने तो अभी बताया कि जहाँ पे आप हैं और आपके चारों तरफ जो आपको घेरे हुए, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करे, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, चाहे आपका वो सजीव हो, चाहे आपका निर्जीव हो, चाहे जैविक हो, चाहे आपका अजैविक हो, या उसमें जीवन पाया जाता हो, जीवन न पाया जाता हो, उसमें जो भी क्रियाएं होती हो या न होती हो, सब क्या है दोस्तों तो ये सब अभी आपके पर्यावरण के घटक हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। तो पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से दो होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। लेकिन याद रखेंगे कितने ऐसे साथी होंगे जो सामाजिक घटक को भी मानेंगे, और याद रखेंगे सामाजिक घटक को भी मान्यता दी गई है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण के घटक में मुख्य रूप से पर्यावरण के घटक दो ही होते हैं और मैंने दो को ही दर्शाया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर जैविक घटक के बारे में बात करेंगे तो इसको देखेंगे सजीव से। किससे देखेंगे दोस्तों, इसको देखेंगे सजीव से। और अजैविक घटक की बात करेंगे तो इसको देखेंगे निर्जीव से। निर्जीव वस्तुएं वे कहलाती है जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिसमें उत्सर्जन प्रजनन जैसी क्रियाएं नहीं होती है, वृद्धि जैसी क्रियाएं नहीं होती है। तो याद रखेंगे सजीव क्या होता है, इसमें जीवन उत्सर्जन प्रजनन जैसी क्रियाएं पाई जाती है, इसको हम सजीव बोलते हैं। जैसे आपका कोई जीव हो गया, जीव में मनुष्य भी हो सकता है, जीव में गाय भैंस बकरी घोड़े सब हो सकते हैं दोस्तों। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे हो गए, आपका
जंतु हो गया, आपका उत्पादक, अर्थात आप लोगों को पता है ना कि शाकाहारी को क्या बोला जाता है, उत्पादक बोला जाता है। जो भोजन का उत्पादन करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। आपका उत्पादक हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया, और आपका अपघटक हो गया, आपके पशु हो गए, आपके सूक्ष्म जीव हो गए आदि, और सभी को कह सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्या हैं, तो ये जैविक घटक हैं। इनमें जीवन पाया जाता है, इसलिए सजीव वस्तुएं हैं, इनको क्या बोलेंगे, इसको जैविक घटक बोलेंगे। ये पर्यावरण का एक घटक है, हिस्सा है दोस्तों। और अजैविक घटक भी पर्यावरण का एक घटक होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अजैविक घटक भी पर्यावरण का घटक होता है। इसमें आपको पता है क्या है दोस्तों, वायु हो गई, आपका जल हो गया, आपको सूर्य का प्रकाश हो गया, आपका तापमान हो गया, आपका मिट्टी हो गई, आर्द्रता हो गया, ऊंचाई हो गई, पीएच स्तर हो गया, और खनिज पोषक तत्व हो गए। सब क्या है दोस्तों, तो ये सभी अजैविक घटक हैं। 1000 बात की एक बात बता दूं, या 100 बात की एक बात बता दूं दोस्तों, कि आपसे कभी भी कहीं भी पूछेगा कि कौन निम्न में से जैविक घटक है, कौन निम्न में से अजैविक घटक है, आप तुरंत क्या करिएगा, देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, किसमें जीवन पाया जाता है, कौन वृद्धि करता है, कौन विकास करता है, याद रखेंगे, उसको आप जैविक घटक मानेंगे। कौन सजीव है उसको जैविक घटक मानेंगे, कौन निर्जीव है, कौन वृद्धि विकास नहीं करता है, और याद रखेंगे जब ये चीज़ देखेंगे कौन निर्जीव है उसको आप लोग क्या मानिएगा, अजैविक घटक का रूप मानिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं पर्यावरण आपको समझ में आ गया होगा। जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए उसी को पर्यावरण कहते हैं। याद रखेंगे इसका संधि विच्छेद भी आपको पता होगा। परिधन के परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब घेरे हुए, वही क्या है, पर्यावरण है। ये भी बात आप लोगों को पता हो गया होगा। ये चीज़ें अभी आपको बताए हैं। पर्यावरण शब्द को इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं, और इसकी उत्पत्ति कहाँ किससे हुई है, तो इन्वायरोनेर से हुई है, और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। याद रखेंगे इन्वायरोनेर का अर्थ होता है दोस्तों पड़ोस। इसको भी याद रखेंगे। पर्यावरण की परिभाषा आपको बताई दी है, ठीक ना। आगे देखेंगे पर्यावरण के घटक भी बता दिए, जैविक घटक, अजैविक घटक। आगे देखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र को देखेंगे दोस्तों, कि पर्यावरण का क्षेत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज की। अगर आपको आ रहा है इसलिए ये आसान दिखेगा, लेकिन इसी क्रम में हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और आपका एक भी टॉपिक बाकी नहीं रह जाएगा जिसको आप लोग अच्छे तरीका से न पढ़ें। याद रखेंगे पर्यावरण घटक के बाद आपका आएगा मंडल। पृथ्वी के मंडल में जैसे बहिमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इस सभी मंडल को हम एक जगह पे कवर करेंगे। इसी तरह देखेंगे, अब देखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र। मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं दोस्तों, तो 3 ही होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आपका 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे तीनों एक दूसरे को काटते हैं, उसी को बोलते हैं जलमंडल। पर्यावरण के क्षेत्र है आपका स्थल मंडल, यहाँ पे है जल मंडल, यहाँ पे है वायुमंडल, और ये है आपका जयमंडल। याद रखेंगे। आपको बता दूं स्थल मंडल क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे मनुष्य रहता है ना, जिस मिट्टी पे आप निवास करते हैं ना, इसी को बोलते हैं स्थल मंडल। एकदम निम्न भाषा में आप जानेंगे। आपसे पूछेगा कि स्थल मंडल क्या होता है, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपके सड़कें हैं, भवनें बनी हैं, जहाँ पे आप आने जाने के रास्ते आपके हैं, उसी को स्थल मंडल। स्थल का मतलब मिट्टी से है दोस्तों, मिट्टी को ही बोलते हैं स्थल मंडल। याद रखेंगे जल मंडल, जल मंडल जहाँ पे जल है दोस्तों, जहाँ पे जल उपस्थित है, जिसको समुद्र बोलते हैं। ये सब चीज़ें जहाँ पे उपस्थित है उसको हम लोग जल मंडल बोलते हैं, अर्थात जहाँ पे जल पाई जाती है उसको हम लोग जल मंडल का नाम देते हैं। जैसे आपका सागर हो गया, आपका समुद्र हो गया, सब जल मंडल के एग्जाम्पल हैं। आपका वायु की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे जो पृथ्वी के ऊपर की जो सतहें हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, नियान पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, मेथेन गैस पाई जाती है, ये वायुमंडल है। अर्थात जहाँ पे गैसें पाई जाती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, देखिएगा, एक आपको यहाँ पे डायग्राम बता के चीज़ों को बता रहा हूँ, और डायग्राम के माध्यम से आप बहुत चीज़ों को आसानी से सीख जाएंगे। और दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखेंगे ये 3 आपके क्या हैं, वृत्त हैं दोस्तों। याद रखेंगे क्या हैं, तो भाइयों ये 3 क्या हैं, तो एक वृत्त हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम लोग मान ले रहे हैं, ये है स्थल मंडल। क्या है दोस्तों, ये है आपका स्थल मंडल। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं जल मंडल। क्या मानेंगे दोस्तों, इसको भाइयों में मान ले रहा हूँ जल मंडल, और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मान ले रहे हैं आपका वायुमंडल। ऊपर जो होता है, ऊपर ही मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको बोलेंगे वायुमंडल। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लोग वायुमंडल। देखिएगा, आपको मैं चीज़ों बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्थल मंडल मतलब इसमें मिट्टी पाई जाती है। इस पूरे मंडल में क्या है दोस्तों, मिट्टी है। यहाँ पे दोस्तों जल पाया जाता है, मतलब इसमें क्या है दोस्तों, ये पूरे मंडल में जल है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें वायुमंडल पाया जाता है। जितना आप इस सर्किल पूरा देख रहे हो ना, इस सर्किल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सब में क्या है दोस्तों, वायु है। तो आपको बता दूं, जहाँ पे स्थल मंडल भी हो,
जहाँ पे जलमंडल भी हो और जहाँ पे वायुमंडल भी हो, अर्थात देखेंगे जो आपको तीनों कर्व जहाँ पे काट रहे हैं, देखिएगा दोस्तों ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, जो ये रेड से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे तीनों चीज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस पे यहाँ पे आपका स्थल मंडल भी मिल रहा है, यहीं पे आपका जल मंडल भी मिल रहा है, यहीं पे आपका वायुमंडल भी मिल रहा है। तो जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मंडल मिले प्यारे, तीनों मंडल मिले, वहाँ पे ही जीवन संभव है। और जहाँ पे जीवन पाया जाता है, याद रखेंगे, जहाँ पे जीवन, जहाँ पे मनुष्य की सब जीवन क्रियाएं होती है, जहाँ पे मनुष्य रह सके, जहाँ पे मनुष्य को जीवन जीने के लिए उपयुक्त जगह उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं जय मंडल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जय मंडल। जय मंडल में मनुष्य का जीवन संभव होता है, अर्थात यहाँ पे मिट्टी रहती है आदमी को, मनुष्य को रहने के लिए, जल रहता है पानी पीने के लिए। आपको पता है कि जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो व्यक्ति जी नहीं सकता है। और याद रखेंगे ऑक्सीजन जो होती है, आपको पता है कि ऑक्सीजन को हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन न रहे तो व्यक्ति मर जाता है, ये बात याद रखेंगे। ऑक्सीजन जो होता है शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का आदान प्रदान करता है, बात आपको पता है, जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे जहाँ पे तीनों चीज़ों मिल रही हैं, उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं दोस्तों, तो जय मंडल नाम दे दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जय मंडल जो होता है यहाँ पे जीवन संभव होता है। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ पे मनुष्य का जीवन संभव है, स्थल मंडल में कि जल मंडल में कि वायुमंडल में और जय मंडल में, अगर चारों ऑप्शन आपके सामने हो तो आप क्या बताइएगा, जय मंडल। अगर आपसे स्थल मंडल ही बोल दे तो स्थल मंडल रहेगा, अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। अगर मान लीजिए स्थल मंडल ही रहे और आपका जल मंडल रहे, वहाँ पे स्थल मंडल ही रहे, तो केवल आप जल में ही जीवित रह पाएंगे, आपको भोजन कहाँ से मिलेगा, आप कृषि कहाँ से करेंगे दोस्तों। याद रखेंगे ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप प्यार जताने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो मोटिवेट बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और आप ही हमारी ताकत हैं, और अपनी ताकत को कमज़ोर ना होने दीजिए। आप वीडियो को लाइक करके आप हमको सपोर्ट करिए दोस्तों। चलिए आगे ले चलते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे स्थल मंडल की बात करेंगे दोस्तों। आपका स्थल का बात पूछे तो आप तुरंत बोलिएगा स्थल का मतलब क्या है दोस्तों, तो मिट्टी से है, धरती से है, पृथ्वी से है, धरा से, इसको आप याद रखेंगे। पृथ्वी के ऊपरी पटल को स्थल मंडल कहते हैं। ये जीव मंडल का महत्वपूर्ण भाग होता है। स्थल मंडल संपूर्ण क्षेत्रफल का 29% होता है। ये तो आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि जो स्थल मंडल है ना, वो संपूर्ण क्षेत्र का 29% जो भाग होता है ना, पृथ्वी का 29% जो भाग होता है ना, वो स्थल मंडल होता है। ये प्रश्न बन चुका है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो ये प्रश्न आपको मैंने बार बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, कि पृथ्वी पर जो आपका स्थल मंडल है, जो वह कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो याद रखेंगे पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है प्यारे, वो 29% या 29% हिस्से पर पृथ्वी के स्थल मंडल का क्षेत्र फैला हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल मंडल की बात करते हैं। जल मंडल किसे बोलेंगे, मतलब जहां पे जल पाई जाए। याद रखेंगे जहां पे जल पाया जाए, H2O पाया जाए, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जल मंडल पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जल एक ऐसा पदार्थ है, क्या है दोस्तों, पदार्थ है। जल क्या है, तो पदार्थ है, जो आपको ठोस के रूप में भी मिलता है, द्रव के रूप में भी मिलता है, और गैस के रूप में मिलता है। गैस के रूप में जो जल मिलता है उसको हम लोग जलवाष्प बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। द्रव के रूप में मिलता है तो जिसको हम पेय जल बोलते हैं, जिसको हम पीने में प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे एक ठोस होता है। याद रखेंगे जब जल बर्फ का रूप धारण कर ले तो इसको हम लोग ठोस का नाम दे देते हैं। इस तरह आप लोग देखेंगे जल एक ऐसा पदार्थ है जो आपके पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्टेट में मिल जाता है, चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे आपका गैस हो, लिक्विड फॉर्म में, इस आपका सॉलिड फॉर्म में और गैसी फॉर्म में, तीनों फॉर्म में मिल जाता है। याद रखेंगे यहाँ से एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी के सतह का कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी के सतह का कुल क्षेत्रफल जो होता है वह लगभग 71% भाग में जल का भाग विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, या पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, नीला ग्रह, जलीय ग्रह भी कहते हैं। और याद रखेंगे आपको अभी मैंने बताया 21% भाग पे क्या है दोस्तों, तो 21% भाग पे स्थल मंडल है। और याद रखिएगा आपको यहीं पे मैं बता रहा हूँ 71% भाग पे क्या है दोस्तों, तो जल मंडल है। जल ही जीवन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जल ही क्या है दोस्तों, तो जीवन है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे है वायुमंडल। याद रखेंगे, अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बता दूं, जैसा कि यूपी टेट में जो चीजें बनता है जल मंडल से, आपको बता दूं। यहाँ पे देखिएगा आपका जल मंडल से क्या क्या चीजें बनता है, देखना एक बार। बना है BOD, जिसका फुल फॉर्म होता है ना, याद रखेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बायो
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसे जल की शुद्धता की माप करते हैं, जांच करते हैं। जल में जो प्रदूषित जल होता है ना, इसकी हम माप करते हैं। जल में प्रदूषण की माप करते हैं, ऐसे देखेंगे कि जल में कितना दोस्तों केमिकल घुला है या जल कितना प्रदूषित है, इसी की माप करते हैं। और इससे हम शुद्धता का या अशुद्धता का पहचान करते हैं बीओडी के माध्यम से। आगे देखिएगा, अगर आपसे एक बार ऐसा प्रश्न बना है ना दोस्तों कि याद रखेंगे जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है, तो कुओं या नलकूपों से भारत में सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। किससे होती है दोस्तों, तो कुओं या नलकूपों से, ये भी याद रखिएगा। और एक बात और मेरी याद रखिएगा, ये प्रश्न एक बार ये भी बना है ना कि सबसे ज़्यादा कौन सी नहर से भारत में सिंचाई होती है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है ना, याद रखेंगे इससे सबसे ज़्यादा जो होती है सिंचाई होती है कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आपको एक बात और बता दूं, अगर प्रदूषण की ही बात आई है बीओडी के माध्यम से, तो प्रदूषण की माप कैसे किया जाता है ये भी याद रखेंगे। तो प्रदूषण की जो माप भारत में करती है उसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, अगर जल की ही बात आई है तो शुद्ध जल किसे बोलते हैं, तो वर्षा के जल को शुद्ध जल बोलते हैं। एक बार प्रश्न बन चुका है, वर्षा के जल को क्या बोला जाता है, शुद्ध जल बोला जाता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो पीएच मान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिक है, उनका नाम है सारेंसन। क्या नाम है दोस्तों, तो जो पीएच पैमाने का जो कि पीएच पैमाना दिए थे उनका नाम है सारेंसन। और इन्हें यही ने बताया था कि अगर पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। याद रखेंगे, कम है तो विलयन क्या होगा, पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। और पीएच मान जो 7 से अधिक है तो विलयन क्या होगा, तो विलयन आपका क्षारीय होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे बता दूं, यहीं पे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो आपको पता है ना कि वायुमंडल में होता क्या एक्चुअली दोस्तों, याद रखेंगे अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो होता है ना, याद रखेंगे वायुमंडल में जैसे कि आप लोग देखेंगे होंगे, जो आपका फैक्ट्री होती है उसका धुआं हो गया, जैसे आपके वाहन के साइलेंसर से निकले वाले धुएं हो गए, जैसे आपका ताप विद्युत घर हो गया, जैसे आपके जहाँ पे विद्युत बनाई जाती है वहाँ पे जो कोयला जलाया जाता है वो जगह हो गई। और वहाँ से जो धुआं निकलता है ना दोस्तों, याद रखेंगे उस धुएं से SO2 निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, SO2 निकलता है। और SO2 हो गया, आपका CO हो गया, आपका CO2 हो गया, ये सब आपके वायुमंडल में जाकर एक परत बना लेते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे, तो वायुमंडल में एक परत बना लेते हैं। और जब वर्षा होती है तो आप लोग देखते हैं ना, गांव घरों में कहा जाता है कि पहली वर्षा है भीगो मत बीमार पड़ जाओगे। तो जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में यह गैसों की एक लेयर बन जाती है। और जब जल इस लेयर पर पड़ता है तो याद रखेंगे इस मोटी सी लेयर को, इस मोटी सी परत को जल क्या करता है, धोकर पृथ्वी पर ला देता है। और पृथ्वी पर लाता है तो यही वर्षा जो होती है ना, वर्षा का जल शुद्ध जल पीएच मान तो 7 होता है, लेकिन जब इसमें आपके यही जो दोस्तों SO2 हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, आपका मेथेन गैसें हो गई, सब आपका उसमें मिल जाता है। तो मिलके यह जल जो होता है यह आपका अब शुद्ध जल नहीं हुआ, यह आपका अशुद्ध जल हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा का नाम दे देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें SO2 की मात्रा होती है। क्या होती है दोस्तों, तो SO2 की मात्रा होती है। और याद रखेंगे सबसे ज़्यादा SO2 की मात्रा होती है जब आप SO2 मतलब कि पहले वर्षा में भीगेंगे तो आपके शरीर पर जो जल गिरेगा तो यह जो जल होगा यह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और शरीर पर स्किन कैंसर होगा, आपका त्वचा प्रभावित होगी। और यही कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है कि ताजमहल जो आगरा में पड़ता है, आगरा का ताजमहल दिन प्रतिदिन इसका रंग जो है ना दोस्तों वह धूमिल हो रहा है। किसके कारण, तो अम्लीय वर्षा के कारण। ये सब जल मंडल के हिस्सा है। आपको एक बात और बता दूं, पृथ्वी पर क्या होता है, जल का परिसंचरण होता रहता है। एक प्रश्न ऐसा भी बना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर जल का परिसंचरण कैसे होता है, तो याद रखेंगे जो पृथ्वी पर जल का परिसंचरण होता है ना दोस्तों, वह जल वाष्प के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से दोस्तों, तो वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा होता है, वाष्प प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें होता है क्या है एक्चुअली, कि जब आपका समुद्र का जल, तालाब का जल, कुओं का जल, जो भी जल होता है ना, जब सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती है तो उसमें पाकर ये वाष्प के रूप में बनकर क्या होता है दोस्तों, यह वायुमंडल में चला जाता है और पुनः इस संघनन प्रक्रिया द्वारा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो इस तरह इसका परिसंचरण होता रहता है, पृथ्वी से
आकाश में, आकाश से पृथ्वी में, पृथ्वी से वायुमंडल में, वायुमंडल से पृथ्वी में, ऐसा चलता रहता है। यहाँ पे देखेंगे जलमंडल का कितना % हिस्सा है, तो पृथ्वी पर आप देखेंगे जलमंडल आपका 71%। जो ऐसा आप लोग इस ग्राफ में देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, ग्रीन जो हिस्सा है वह पृथ्वी है, जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ग्रीन का जो हिस्सा है वह पृथ्वी है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आसमानी कलर में सभी का दोस्तों जल है। तो जल आप देख भी रहे होंगे कि जल का काफ़ी ज़्यादा मात्रा होता है। तो आपको पता है कि 1/3 भाग पे जल है, और इसके बाद उस जो आप लोग और भी देखते हैं कि मतलब 1/3 का मतलब है कि आपका 3 हिस्सा जल है, तो 1 हिस्सा आपका क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आपसे एक बात और बता दूं कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ देता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो आपको जैसे बताएगा, अगर इसको देखेगा, इसका इर्द गिर्द ही पूछेगा, आप इसको ऐसे मत दोस्तों याद रखेंगे। आप कहेंगे सर मैं तो कुछ और पढ़ा, आपने तो कुछ और बताया, या बुकों के अलग अलग राइटर की अलग अलग बुकें हैं उसमें भी आप देखेंगे। तो आपको बता दूँ दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा होता है ना, यहाँ पर देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है दोस्तों, 5.5 से कम होता है। 5.5 से कम होता है। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत जगह एक लिखा होता है 5.2 से कम होता है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन आपको याद रखेंगे, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछेगा तो उससे रिलेटेड याद रखेंगे, इससे रिलेटेड मतलब 4 से ऊपर और 5.5 से नीचे, इसी के इर्द गिर्द इस मान को पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूछ देगा कि 4 है अम्लीय वर्षा की नहीं। याद रखेंगे, कभी अम्लीय वर्षा का मान वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 को नियत किया गया है, यह माना गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे अपने माइंड में। आगे देखते हैं, वायुमंडल की बात करेंगे। वायुमंडल, वायु का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वायु का मंडल क्या है? वायु का मतलब है दोस्तों गैस। क्या है दोस्तों? गैस, आपको पता है। और मुख्य रूप से अपने वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है। आपको पता है ना, पर्यावरण में जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो आपको पता है कि पेड़ पौधे तो घेरते ही हैं, आपको पता है कि नदी पहाड़ झरना आपको घेरते ही हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपको गैसें है ना, वो वायु में ऊपर की तरफ आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और आप देखेंगे जो पृथ्वी पर तमाम गैसें पाई जाती हैं, ऐसी में हम देखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो गैस के आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति होती है। ये बात आप याद रखेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति होती है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से मैं बात करूंगा दोस्तों, किसकी दोस्तों? तो वायुमंडल में आपका मैं आज मुख्य रूप से बात करूंगा कि आपके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको आज चीज़ों को ध्यान से देखना होगा। सबसे ज्यादा N2 पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बोलते हैं। और आप इसको देखेंगे हर जगह 78% लिख लेता है, लेकिन जो इसका करेक्ट मान होता है वह 78.08% होता है। इसको आप याद रखेंगे। जैसा भी आपको याद करना है ऐसा ही याद करना है, याद कर लीजिए। चलिए, इसके बाद सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे O2। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं प्राणदायिनी गैस। इसी को मनुष्य सांस के रूप में प्रयोग करता है। और याद रखेंगे O2 ही होता है आग जलने में सहायक होती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और जो O2 होता है ना, इसका जो मात्रा है वो कितना है दोस्तों? वायुमंडल में 21% है, या इसी को बोलते हैं दोस्तों 20.95%। अगर आप इसमें देखेंगे तो इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे दिया है दोस्तों नाइट्रोजन कितना परसेंट? तो 78%। यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट? तो 20.95%। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसका मान आपके सामने दिया है। इस बात को आप ऐसे याद रखेंगे। और आपका मैं आगे ले चलता हूँ। अगर आपको पूछूं दोस्तों कि आर्गन की मात्रा कितनी होती है, इसको AR से दर्शाते हैं, तो आपका 0.93% कितना है दोस्तों? तो वायुमंडल में आर्गन है। यहाँ पे बात करेंगे CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस गैस का प्रयोग जो होता है पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में करते हैं, और मनुष्य इस गैस को छोड़ता है, भी आपको पता है। याद रखेंगे, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका जो मात्रा है 0.03% या 3-4%। इसको ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। कहीं कहीं पे 0.03% भी मिलेगा, और कहीं कहीं पे 0.034% भी मिलेगा। इसलिए आप लोग एडवांस में इस चीज़ों को याद रखेंगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखेंगे आपका वायुमंडल से ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही प्रश्न बनता है। आपको तो मैं बता दूं दोस्तों, कई बार प्रश्न बना है। एक बार तो ऐसा प्रश्न बना है कि वायुमंडल में कौन सी 2 गैसें हैं जिनका योग 99% है। तो ये आपका क्या है? आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% और 21% जोड़ देंगे, आपका 99% हो जाएगा। प्रीवियस ईयर यूपी टेट का प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर यूपी टेट में प्रश्न बना है CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.034% होती है। ये भी आपका प्रश्न बन चुका है प्रीवियस ईयर में। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, गैसों से देखिए ना
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है। आपका गैस में देखेंगे आपका बनता है, एक बार बना है MIC, जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बोलते हैं। और यही थी दोस्तों 3 दिसंबर, याद रखेंगे 3 दिसंबर 1984। कब दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1984 को आपका भोपाल मध्य प्रदेश के शहर में रिसाव हुआ था और ये विषैली गैस थी और अपार जनधन की हानि हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। और यहीं पे गैस की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, यह विषैली गैस होती है। यह जो होता है वाहनों के साइलेंसर से निकलती है, आंखों से पानी आने लगता है, यह जो होती है विषैली गैस, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे। एक गैस होता है O3, क्या होती है दोस्तों? O3 यह ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है, इसको आप याद रखेंगे। और O3 जो होती है ओजोन परत होती है, और याद रखेंगे यह ऑक्सीजन की एक परतें होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। O3 जो होता है यह ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, इस तरह ध्यान रखेंगे। और वायुमंडल में एक मंडल है आपका, याद रखेंगे वायुमंडल में एक मंडल है जिसका हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, याद रखेंगे। वायुमंडल में कुल 5 मंडल है, अभी हम अलग से जब वीडियो शूट करूंगा वहां पे आपको मंडल को बताऊंगा। आपको अगर वीडियो देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आप लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, आप प्यारा ऐसा एक कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और यही कमेंट पढ़ के मैं अलग अलग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, बहुत टाइम स्पेंड करके दोस्तों, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें मिलेगा। O3 जो होती है ओजोन परत होती है और यह सूर्य के प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ये O3 होती है समताप मंडल का हिस्सा होती है, और एक लेयर होती है, एक परत होती है। इस परत की मोटाई को हम नापते हैं डाप्सन इकाई में। ये चीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है। और सबसे ज़्यादा ओजोन परत को किस गैस से नुकसान होता है? अगर गैस की ही बात किया तो CFC से। किससे होता है दोस्तों? CFC से। अगर बात CFC की आया तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो और C फॉर कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यह घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है ना दोस्तों, जो आपके फ्रिज आदि होते हैं ना, वहीं से निकलती है गैसें, जिसको हम लोग CFC गैस बोलते हैं। और ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं CFC गैस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि CFC गैस क्या है तो ग्रीन हाउस गैसें होती है। अगर आपसे पूछे मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें कितनी होती हैं, तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। हरित गृह प्रभाव इन्हें बोला जाता है, और ये 4 गैसें होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। वायुमंडल में ये जो क्या करती है दोस्तों, तो वायुमंडल में यह उष्मा का उत्सर्जन करती है, वायुमंडल गर्म रहने के लिए उत्सर्जित होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है दोस्तों, यह जो होती है उत्तरदायी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन कौन सी गैसें हैं तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, N2O होता है, और इसके बाद आपका CH4 होता है जिसको आप लोग मेथेन बोलते हैं। मेथेन गैस कहाँ से निकलती है? तो याद रखेंगे यह दलदल वाले स्थानों से निकलती है, जहाँ पे दोस्तों पेड़ पौधे की पत्तियां सड़े गले, वहाँ से निकलती है आपकी मेथेन गैस। CH4 याद रखेंगे, CH4 इसका नाम होता है। और काफ़ी क्या होती है दोस्तों, यह भी एक तरह की बहुत तीक्ष्ण गंध वाली गैसें होती है, जैसे अमोनिया होती है ना, इस तरह यह भी तीक्ष्ण गंध वाली गैसें होती है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आपको मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपका कई बार यूपी टेट में पूछा है CNG, आपका कई बार यूपी टेट में पूछा है LPG, दोनों को मैं बता दे रहा हूं। LPG का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? रसोई घर में भोजन बनाने में करते हैं। याद रखेंगे, एक बार तो ऐसा प्रश्न बनाया कि निम्न में से कौन है कि जो प्रदूषण नहीं फैलाता, तो उसमें LPG था, और LPG गैस होती है और इससे लगभग ना के बराबर प्रदूषण फैलता है, आपको पता है। CNG जो होती है इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो याद रखेंगे CNG का प्रयोग हम लोग वाहनों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं दोस्तों? तो इसका प्रयोग हम लोग वाहनों के ईंधन में करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यह जो होती है वह गैस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। या हिंदी नाम इसका होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका नाम क्या है दोस्तों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको महत्वपूर्ण तरीका से ध्यान देना होगा। और एक बात और बता दें, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वह भोजन बनाने में कौन से गैस का उपयोग करते हैं? तो वह CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। और CO2 गैस जो होती है आग बुझाने के काम भी आती है, ये भी याद रखिएगा। और मनुष्य जो होते हैं वो O2 का क्या करते हैं दोस्तों? सांस लेने में प्रयोग करते हैं, और निकालते किसके हैं? तो CO2 का। इस प्रकार मनुष्य और पेड़ पौधे एक दूसरे पे क्या है दोस्तों? तो टिके हुए हैं। इस तरह आप लोग ध्यान देंगे। मनुष्य किसको निकालता है? CO2 का, तो इसका प्रयोग कौन करता है? पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा किसको निकालता है? O2 का, तो इसका प्रयोग कौन करता है? तो मनुष्य करता है। इस तरह मनुष्य और जीवन इससे चलता रहता है। इसी को प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस बोलते हैं, ये बात को याद रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि कहता है कि गोताखोर कौन सी गैस का सिलेंडर जो होता है समुद्र में लेकर उतरते हैं, तो उसमें आपका ऑक्सीजन और आपका हीलियम होता है। यह दोनों गैसें आपस में मिक्सचर करा के डाली जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्यों डाली जाती है, तो हीलियम एक ऐसी गैस है ना दोस्तों, यह अक्रिय गैस है और यह जल्दी क्रिया किसी के साथ नहीं करती। अगर केवल ऑक्सीजन ले जाता है तो ऑक्सीजन कभी जम भी सकता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो यह गैस आपका जम भी सकता है, इसलिए वह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैव मंडल की बात करेंगे। आपको बताया ना कि जहां पे स्थल मंडल, यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे देख लेंगे। यहां पे आपको मैंने बताया कि जहां पे आपका जल मंडल हो, जहां पे आपका स्थल मंडल हो और जहां पे आपका वायुमंडल हो, वहीं पे क्या होता है दोस्तों, यहीं पे आपका क्या माना जाएगा, ये सब आपका जैव मंडल कहलाएंगे। यहीं पे जीवन संभव है, याद रखेंगे। तो पृथ्वी पर जहां वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल तीनों मिलते हों, वहां पे ही जीव मंडल पाया जाता है, वहां पे ही मनुष्य रहने के लिए परफेक्ट होता है। ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाए, कौन इसमें सजीव है। आपको कैसे इसको पता करना है, सजीव जो होगा वह जैविक घटक कहलाएगा। और सजीव कौन है दोस्तों, आपको बताइएगा। भूमि सजीव है दोस्तों, नहीं है। पानी आपका सजीव है, नहीं है दोस्तों। मृदा आपका, मिट्टी आपका सजीव है, नहीं है दोस्तों। शाकाहारी जो आपका भोजन बनाते हैं, शाकाहारी मतलब कि जैसे कि जो हरे पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं, वो क्या है दोस्तों, सजीव है। जैसे कि आपका क्या हो गया, हिरण हो गया, आपका क्या हो गया, आपका हिरण हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, तो शाकाहारी के एग्जाम्पल हैं। और शाकाहारी क्या है, जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, मतलब वो निर्जीव वस्तु होगी। क्या होगी दोस्तों, यह निर्जीव होगी, याद रखेंगे। सूरज की रोशनी, सर्वाहारी जीव, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, ये जीव है तो इसमें जीवन पाया जाएगा, तो यह आपका जैविक होगा, जैविक घटक। मांसाहारी भी जैविक घटक, सर्वाहारी भी जैविक घटक। जो सूरज की रोशनी है ना, यह जो है निर्जीव होगा, और आपको पता होगा यही क्या होगा, अजैविक घटक होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। आपको बता दिया वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, या 20.95%, इसी को नियर अबाउट 21% बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। आप मुझे दीजिए विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा।